बहुत समय पहले की बात है। पूरा खुर्द नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम बाबू था। बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह संतुष्ट था। बाबू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। बाबू सेठ दद्दू के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ दद्दू बाबू को पैसे देता था, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन रज्जू और रूबी 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दियाओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? स्कूल की फीस आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ। सेठ दद्दू से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बाजार में अगर सब्जी लेने जाओ तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, और उसमें से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, आपकी इतनी छोटी सी पगार में कैसे काम चलेगा? ठीक है, आज ही मैं सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर बाबू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ दद्दू कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। अगली बार तो ये बहाना बनाकर कि तुमने जो मेरे से 300 रुपया उधार लिए थे उसका ब्याज कर 1000 हो गया है, उसी में से मैं तुम्हारी पगार काट रहा हूँ। हाँ मोहित भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह सेठ दद्दू ना एक नंबर का लालची और चालाक इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता है। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ दद्दू ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी। जब मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसी का फायदा उठाकर उसने आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, यह सेठ मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ दद्दू के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि अभी माल नहीं बिका है। सारा माल गोदाम में पड़ा है। तुम्हारी तनख्वाह कल या परसों मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान भी लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों आकर पैसे ले जाना। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता ही है ना कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। बच्चों की टीचर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बच्चों की फीस नहीं दी तो बच्चों को घर पर ही बैठार लेना। सुमन, ये सेठ जी कभी टाइम पर पगार देते ही नहीं है। अब तो हम इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। दूसरे दिन सेठ जी पगार देते हैं। अरे मोहित, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 रुपया है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए का काम किया है। काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे के 3000 रुपए मिलेंगे। मैंने तो 8 घंटे ही काम किया है, पर 1 घंटे ही आराम किया है। देख मोहित, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रुपए रख, नहीं तो कहीं दूसरा काम देख ले। बेचारे मोहित के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने पैसे लेना ही सही समझा। ये लो बाबू, तुम्हारा 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 रुपया क्यों? मैंने तो सारा काम समय पर किया है, कोई छुट्टी भी नहीं ली। मेरा तो पूरा 3000 रुपया बनता है ना। हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन बाजार में लकड़ियों का दाम कम हो गया है। दाम ज्यादा बढ़ने पर तुम्हारी पगार बढ़ जाएगी। पर सेठ जी, बात तो 3000 रुपए की हुई थी। मैं 2500 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। आप पूरे 3000 रुपए दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। बेचारे बाबू के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अपने पैसे लेना ही सही समझा। सेठ दद्दू ना एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है
और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, एक ना एक दिन हम गरीबों की इसको जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता सारे पैसे खुद रख लेता है और कहता है बस 2000 रुपये रख लो। हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं मोहित? हमें लकड़ियों के अलावा कोई काम भी तो नहीं आता है। अगर हम कोई काम धंधा करना चाहे तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अब जो भी है यह हमारा सेठ दद्दू ही है। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। जी आ गया। आप इस बार कितना पगार मिला है? सुमन सेठ जी ने इस बार 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500 ही? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 2000 निकल जाएंगे, फिर 500 में कैसे घर चलेगा? सुमन, तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। सबसे पहले तुम बच्चों की फीस भर देना, आगे के बचे हुए पैसे हम देख लेंगे। अजी क्या देख लेंगे? सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात तो कही नहीं गई है। मैंने सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बस 2500 रुपए ही मिलेंगे, नहीं तो और कहीं काम देख लो। सुमन, मैं सोच रहा था कि लकड़ियां काटने के बाद मैं कुछ और काम कर लिया करूंगा, जिससे कि हमारे पास और पैसे आएंगे। मैं आज ही लकड़ियां का काम करके कुछ काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर बाबू अपने काम पर चला जाता है। काम करने के बाद बाबू ने जैसा कहा था कि वैसे ही वह अपने काम की तलाश में निकल जाता है। उसने हर जगह काम ढूंढा, हर चौराहे पर, हर दुकान पर काम ढूंढा। बाबू को बस निराशा ही हाथ लगी। बाबू घर वापस जाने लगा। रास्ते में उसको भैंसों का बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। बाबू बहुत डर गया। बाबू ने इधर उधर देखा तो उसे एक गुफा दिखाई दी और बाबू तुरंत भागकर गुफा में छुप गया। थोड़ी देर बाद भैंसों का झुंड निकल जाता है। फिर बाबू की जान में जान आई। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल ही बच गया, नहीं तो भैंसों के पैरों तलों जाकर कुचल जाता। पर मैं यह कहाँ आ गया हूँ? बाबू इतना ही सोच रहा था तो उसकी नजर एक बाल्टी पर पड़ी। ये बाल्टी यहाँ पर कैसी पड़ी है? इसको मैं घर ले जाता हूँ, पानी भरने के काम आएगी। बाबू उस बाल्टी को वहां से उठाने लगा, तभी वहां से एक आवाज आई। जाओ, उसे छूने की कोशिश मत करना। वह आवाज सुनकर बाबू पीछे हट जाता है। तभी वहां एक जिंद प्रकट होता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ करना, तुम जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था तो मैं इस गुफा में आकर छुप गया। तभी मेरी नजर इस बाल्टी पर गई। मुझे लगा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे छुआ। बाबू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। पर आप कौन हैं? आप इतने विचित्र दिखाई क्यों पड़ रहे हैं? अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैं जिन हूँ। मैं इस गुफा की कई सालों से रक्षा कर रहा हूँ। यह मेरे पूर्वजों की गुफा है। मेरी गुफा में सिर्फ वह इंसान घुस सकता है जिसका मन साफ हो। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं होता तो तुम इस बाल्टी को नहीं छुपाते। अब तुमने इस बाल्टी को छू लिया है, अब बाल्टी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे बाल्टी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत बाबू, तुम इस बाल्टी को ले जाओ। यह जादुई बाल्टी है। अब तुम इस बाल्टी के मालिक हो। तुम बाल्टी से अपनी सारी स्थिति सुधार सकते हो। पर ध्यान रखना, तुम जो भी वस्तु इस बाल्टी में डालोगे वह तुम्हें बार बार डाली होगी। इसके अलावा तुमने और कोई वस्तु इसमें डाली तो इसका तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। और सोच समझकर उसमें वही सामान रखना जिसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत हो। ध्यान रखना। बाबू उस बाल्टी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो ये बाल्टी? आप तो किसी दूसरे काम की तलाश में गए थे, तो बताओ काम मिला क्या कोई? नहीं सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी बाल्टी नहीं है, ये जादुई बाल्टी है। बाबू फिर अपनी सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का ये मतलब है कि हमें कोई ऐसी वस्तु डालनी होगी जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। अच्छा सुमन, याद है मैं एक बार जंगल में गया था, मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी, उसे ले आओ, उसी को डालते सुमन हैं। इतना सुनकर चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे बाल्टी में डाल देती है। जैसे उसे बाल्टी में डालती है तो उसमें कई सारी लकड़ियां हो जाती हैं। अरे यह तो चमत्कार हो गया है। अगर हम इसे बाजार में बेचेंगे तो इससे बहुत सारे पैसे आएंगे। हाँ सुमन, मैं इसे कल ले जाकर बाजार में बेचाऊंगा और उन पैसों से रज्जू और रूबी की फीस भर देंगे।
और बाकी के पैसे संभाल कर रख लेंगे। अगली सुबह बाबू सेठ दद्दू के यहाँ काम पर ना जाकर बाजार की ओर चंदन की लकड़ियां बेचने निकल जाता है और लकड़ियों को कम दामों में बेचकर उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह पैसे लेकर घर को वापस आता है। ये देखो सुमन, बाजार से कितने सारे पैसे लाया हूँ। इससे रूबी और रज्जू की फीस भर देना। और इसी तरह बाबू का व्यापार चलता रहा। बाबू ने अपने व्यापार में अपने सारे दोस्तों को शामिल कर लिया जो भी उस सेठ से परेशान थे। तो दोस्तों, यह होता है ईमानदारी का फल। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आकाश यादव को सब्सक्राइब करें।